हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है भीष्म साहनी द्वारा लिखित मौसी पाठ्य पुस्तक की। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर का बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी सबसे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती। कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काट रही होती, कभी किसी के घर की छत पर सलजम की कतलियां सूखने के लिए डाल रही होती। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाक रही थी। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं। कहकर उसने हमारे सामने पल्ला बिछा दिया। सचमुच हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी। इस तरह के स्वांग भरती। अब वह कुछ बुढ़ा गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में कहीं मिलेगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देते। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उनका हाथ पकड़ लेते थे। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेल कर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियां सुनते। आज मुझे जितनी कहानियां याद है, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुंह से ही सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलिया। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। उस गरीबनी से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंधी है भी या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी का तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो, तो कहती तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं, तो अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छूकर कहती, यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो तो कहती, मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा, पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता ना चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई है। मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। पेड़ के नीचे भी सुना सुना रहता था। कुछ दिन बाद एक मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते थे। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे के दरार में से अंदर झांक कर देखा, आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए,
और चेहरा पीला व सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए, तुम अपने गांव चली जा। गांव में मेरा कौन बैठा है? कहती कहती मौसी रुआसी हो गई। हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है? मौसी उसके घर में काम तो करती नहीं। मगर माँ, वह तो सबका काम करती है। हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप हो गया। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हम खेल कर लौट रहे थे। रास्ते में पुल पड़ता था। हम बातें करते करते आ रहे थे। एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन तक कहाँ थी मौसी? एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही है मौसी? दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी? मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा, अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी? तू मत जा। मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे लिए क्या लाएगी मौसी? लाऊंगी, चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए। पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसी छलछला आई थी कि आंसू थमने में नहीं आते थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली। नहीं बेटा, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे पास मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी ने हकलाते हुए कहा। पर लड़के ना माने। 2-3 जने भागकर सड़क पार गए। वहां एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों में रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे। वह भागता हुआ गया और अपने पिताजी को दुकान से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप चल कर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा, दूसरे पहर में कौन। उन्हें डर था कि मौसी को अगर अकेला छोड़ा तो वह भाग जाएगी। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया। वहीं एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं। मौसी अब भी वहीं रहती है। वह अब सचमुच बुढ़ा गई है, लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुँह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों में पहले की तरह चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलिया बंधे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानियां सुनाती। सुंदर बाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी,
तोता तोती की कहानी, उसे सब की खबर रहती है। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है, कभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशल क्षेम पूछती है, फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौट आती है। थैंक यू दोस्तों।